आज हम नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे। नई कविता चूंकि नए भावबोध की कविता है और इसका समय हमने 1951 से 1960 ईस्वी तक के कालखंड को ही माना है। इस दौरान जो नई कविता की जो प्रमुख प्रवृत्तियां उभरी उन्हें हम निम्न बिंदुओं में समझ सकते हैं। पहले, पारंपरिक मूल्यों का निषेध। नई कविता जिस परिवेश में लिखी जा रही थी उसमें पूंजीवादी मूल्य विकसित हो चुके थे। यही कारण है कि अब लोगों का विश्वास पारंपरिक मूल्यों, धर्म, देवी देवताओं आदि से उठने लगा था। बहुत सारे शब्द भी अपना अर्थ खो चुके थे। जैसा कि कवि केदारनाथ सिंह लिखते हैं, तुमने जहां लिखा है प्यार वहां लिख दो सड़क, फर्क नहीं पड़ता। जहां लिखा है सड़क वहां लिख दो प्यार, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरे युग का मुहावरा है, फर्क नहीं पड़ता। और चूंकि नई कविता पर मुख्यतः अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव पड़ा, हालांकि इस पर मार्क्सवाद का प्रभाव भी रहा है। दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति है लघु मानव की प्रतिष्ठा। लघु मानव से तात्पर्य उस आम आदमी से है जो अपनी संवेदनाओं, भूख प्यास आदि को लिए हुए जीने को मजबूर है, और वह जीवन भी कैसा है? उपेक्षित जीवन है। इसे लक्ष्मीकांत वर्मा ने लघु मानव की संज्ञा दी है। लेकिन यह मानव मध्य वर्ग का ही प्रतिनिधि था। नए कवियों ने अपनी कविता में इस लघु मानव को सम्मान की दृष्टि से देखा और उनकी श्रम शक्ति को महत्वपूर्ण ढंग से रेखांकित किया। जैसा कि कवि केदारनाथ अग्रवाल लिखते हैं, छोटे हाथ परिश्रम करते, ईंटों पर ईंटें धरते हैं, मधुमक्खी से तन्मय होकर मधुकोशों से घर रचते हैं। धर्मवीर भारती जी भी लघु मानव और मध्य वर्ग की लघुता को श्रेष्ठता में बदलने की कोशिश करते हैं। वे लिखते हैं, मैं रथ का टूटा पहिया हूं, लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक गति सहसी झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। तीसरी प्रमुख प्रवृत्ति है आधुनिक भावबोध। आधुनिक भावबोध नई कविता की केंद्रीय विशेषता है। नई कविता महानगर की कविता है, अतः इसकी विषय वस्तु का आधार नगरीय जीवन है। नगरीय जीवन में हताशा, अलगाव, अकेलापन, संशय और अविश्वास विद्यमान है। यहां जीता हुआ आदमी अपनी पहचान, अपने जीने का अर्थ, आदमी होने का मतलब सब कुछ खो चुका है। ऐसा लगता है कि यहां मनुष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण पोस्टर हो गए हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इसी और संकेत करते हुए लिखते हैं, लेकिन मैं देखता हूं आज के जमाने में आदमी से ज्यादा लोग पोस्टरों को पहचानते हैं, वे आदमी से बड़े सत्य हैं। कवि त्रिलोचन भी लिखते हैं, आजकल का ढंग भी विचित्र है। हमारे घर जितने ही निकट निकट होते हैं उतने ही दूर दूर हमारे मन होते हैं। यानी लगे हुए हम कितने अलग अलग हैं। ये भी
इस कालखंड में द्रष्टव्य रही है। अनुभूति की सच्चाई, क्योंकि नई कविता में भोगे हुए यथार्थ को महत्व दिया गया। ये कवि अनुभूति की प्रामाणिकता पर बल देते हैं। नए कवियों ने सत्य की गहराई को अपने अनुभवों से आंका है, सत्य की चोट को स्वयं पर सहा है। कोई सर्वेश्वर लिखते हैं, मैं नया कवि हूं, इसी से जानता हूं सत्य की चोट कितनी गहरी होती है। ये जो नई कविता में एक नई बात और निकल के आई थी, वो थी आजादी की व्यर्थता का बोध। सन 1947 में हमारा देश आजाद हो गया था और 1950 में इसका स्वतंत्र संविधान भी बन गया था। अतः लंबे समय से शोषण का शिकार होती हुई मेहनतकश और संघर्षरत जनता के मन में आजादी को लेकर बड़ी आशाएं बंधी थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद लोगों ने महसूस किया कि वे जिस आजादी की कल्पना कर रहे थे, यह वो आजादी नहीं है। क्योंकि आम जनता का जीवन जैसा का तैसा था। अन्याय, अत्याचार, गरीबी, भूखमरी पहले जैसे ही विद्यमान थी। अतः राजनीति के प्रति लोगों का मोह भंग होना स्वाभाविक था। कवि धूमिल कहते हैं, अपने यहां जनतंत्र एक तमाशा है, जिसकी जान मदारी की भाषा है। वे एक जगह और कहते हैं, क्या आजादी 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब होता है? शेष प्रवृत्तियों पर हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे।